ठीक, चलिए तो आज अपना वीडियो नंबर 15 चल रहा है, चैप्टर नंबर 1। नाम क्या है चैप्टर का? विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। ठीक, वीडियो नंबर 15 और आज टॉपिक है गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। और गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग का मतलब यहां पर आपको गॉस प्रमेय की सहायता से कुछ सूत्रों की स्थापना करना है। ठीक है, कुल 4 सूत्रों की स्थापना करना है। 2 अपन लोग आज करेंगे, 2 करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अपना चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलो तो गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में आपको गॉस प्रमेय की सहायता से कुछ सूत्रों की स्थापना करना है, कुछ सूत्रों को सिद्ध करना है। चलिए मिटा दें अपन। तो टॉपिक क्या है? गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। और गॉस प्रमेय का कुछ बोलने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है 12 बोर्ड के लिए। ठीक है, 12 बोर्ड में 4 या 5 नंबर का आता है, तैयार कर लीजिएगा। तो गॉस प्रमेय का पहला अनुप्रयोग है गॉस प्रमेय की सहायता से कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का सत्यापन। यह है पहला अनुप्रयोग गॉस प्रमेय का। तो यहां पर आपको गॉस प्रमेय की सहायता से कूलॉम का नियम सिद्ध करना है। और कूलॉम का नियम पढ़ चुके हैं आप, भूले नहीं होंगे। तो कूलॉम का नियम क्या है? वायु या निर्वात की उपस्थिति में 2 बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के मध्य कार्य करने वाला बल बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R², जहां Q1 Q2 आवेशों के परिमाण है यानी कि मान है, और R दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो यह है कूलॉम का नियम, जो कि अपने को सिद्ध करना है गॉस प्रमेय की सहायता से। ठीक, अच्छा, अब जो बातें हम आपसे बोल रहे हैं बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनना और मस्तिष्क में बैठा लेना। तो जिंदगी में गॉस प्रमेय की सहायता से आपको किसी भी सूत्र की स्थापना करना हो तो इसके लिए सबसे पहले आप एक ऐसा पृष्ठ खींचना, पेंसिल या पेन लेकर सबसे पहले आप कागज पर, अपनी कॉपी पर सबसे पहले ऐसा पृष्ठ खींचना जिस पृष्ठ में गॉस का प्रमेय लागू हो सके। और जिस पृष्ठ में गॉस का प्रमेय लागू होता है उस पृष्ठ को आप कहते हैं गॉसीय पृष्ठ। तो क्या सुना आपने? गॉस प्रमेय की सहायता से किसी भी सूत्र की स्थापना करना हो तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा? पेन या पेंसिल लेकर कॉपी में ऐसा पृष्ठ खींचना, ऐसा पृष्ठ बनाना जिसमें गॉस का प्रमेय लागू हो सके। और जिस पृष्ठ में गॉस का प्रमेय लागू हो सकता है उस पृष्ठ को कहते हैं गॉसीय पृष्ठ। गॉसीय पृष्ठ। फिर आगे सुनो, जब आप गॉसी पृष्ठ बना लें तो ध्यान रखना गॉसी पृष्ठ में होती हैं खास करके 2 विशेषताएं। एक तो यह है कि जो गॉसी पृष्ठ है वो होता है बंद पृष्ठ। बातें अपनी हो चुकी हैं कि गॉस का प्रमेय बंद पृष्ठ में ही लागू होता है। तो जो गॉसी पृष्ठ है इसमें होती हैं 2 विशेषताएं। पहली बात तो जो गॉसी पृष्ठ है वो बंद पृष्ठ होता है, चारों तरफ से बंद, यानी कि गॉसी पृष्ठ एक त्रिविमीय पृष्ठ होगा
3D पृष्ठ होगा और उसके अंदर जो आवेश है उसके अंदर आवेश होना चाहिए ऐसी स्थिति में कि इस आवेश के कारण पृष्ठ के सारे बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक जैसी हो। ठीक, यह आवेश पृष्ठ के मध्य में हो, केंद्र पर हो, ऐसा लगभग कह सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, गॉसी पृष्ठ खींचोगे। ये बातें ध्यान से सुनना है, ये बातें विशेष बातें हैं, हर कोई नहीं सुनाएगा आपको। तो जब गॉसी पृष्ठ बन जाए इसके बाद आप क्या करना, बड़े मजे से गाना गुनगुनाते हुए इस गॉसी पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स निकालना पृष्ठीय समाकल ईडीएस कॉस थीटा से। ठीक, तो इस गॉसी पृष्ठ से बद्ध सबसे पहले विद्युत फ्लक्स निकालना पृष्ठीय समाकल ईडीएस कॉस थीटा से और इसको देना समीकरण नंबर 1। इंग्लिश में क्या पढ़ोगे इसको आप, सरफेस इंटीग्रल ईडीएस कॉस थीटा। हिंदी में क्या बोलोगे, पृष्ठीय समाकल ईडीएस कॉस थीटा। एस फॉर सरफेस यानी कि पृष्ठ। और याद कीजिए वीडियो नंबर 13 में समझाया था आपको ये। और यहां पर थीटा कौन है, यहां पर थीटा है वेक्टर ई और डी वेक्टर एस के मध्य बनने वाला कोण। तो सबसे पहले आप पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स निकालोगे सरफेस इंटीग्रल ईडीएस कॉस थीटा से, दोगे समीकरण नंबर 1। फिर बड़े मजे से इस गॉसी पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना गॉस के प्रमेय से। और गॉस का प्रमेय क्या है कि बंद पृष्ठ से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स पाई ई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां Q पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा है। सिद्ध किया था इसको वीडियो नंबर 13 में। और इसे आप देना समीकरण नंबर 2 और बड़े मजे से समीकरण 1 और 2 की तुलना करना, तो जो भी सूत्र सिद्ध करना है वो आ जाएगा। ठीक है, सुन लिया आपने, भर लो दिमाग में। सबसे पहले क्या करोगे, गॉसी पृष्ठ खींचोगे जिसमें गॉस का प्रमेय लग सके। बंद पृष्ठ होगा और आवेश कहां पर होगा, सममित स्थिति में या ऐसी स्थिति में कि आवेश के कारण पृष्ठ के सारे बिंदुओं पर तीव्रता एक जैसी हो। फिर उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स निकालोगे सरफेस इंटीग्रल ईडीएस कॉस थीटा से, समीकरण 1 दोगे। फिर फ्लक्स निकालोगे गॉस प्रमेय से, समीकरण 2 दोगे। 1 और 2 की तुलना करोगे, सूत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन कर रहे हैं। विद्युत फ्लक्स बराबर सरफेस इंटीग्रल ईडीएस कॉस थीटा, गॉस का प्रमेय फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चल सुनो आराम से। मान लीजिए बिंदु O पर यह है आवेश प्लस Q। ठीक, अब बिंदु O से मान लीजिए R दूरी पर ये एक बिंदु है A। ठीक, ये चलो P नाम दे दिया, P फॉर पॉइंट। तो मान लो बिंदु O से R दूरी पर ये है बिंदु P। अब हमने क्या किया, बिंदु O को केंद्र मानते हुए R त्रिज्या वाला एक गोला खींचा। ठीक, तो बिंदुओं को केंद्र मानते हुए R त्रिज्या वाला गोला खींचा। गोले का मतलब इंग्लिश में स्फीयर, SPHERE, नाम दिया इसको S। अब ये जो हमने गोला बनाया है, तो पहली बात तो ये है कि गोला हो गया बंद पृष्ठ और जो आवेश प्लस Q है वो आ गया इस गोले के केंद्र पर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे द्वारा जो खींचा गया गोला S है, यह एक गॉसीय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा।
इसमें गॉस का प्रमेय लग जाएगा। अब बड़े मजे से बिंदु P को घेरे हुए, ठीक है, बिंदु P को घेरे हुए हमने एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना की। डी किसके लिए? अल्प के लिए, स्मॉल के लिए। तो बिंदु P को घेरे हुए हमने अल्प पृष्ठ ds की कल्पना की। और वीडियो नंबर 13 में 10 बार कहा था आपसे कि जिंदगी भर याद रखना, क्षेत्रफल है सदिश राशि और क्षेत्रफल सदिश को दर्शाते हैं डी वेक्टर एस से, और डी वेक्टर एस यानी कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है पृष्ठ के लंबवत और बाहर की ओर। ये कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री, यानी कि डी वेक्टर एस कैसा है? पृष्ठ के लंबवत, और कैसी होती है दिशा इसकी? बाहर की ओर। तो ऐसी दिशा होगी क्षेत्रफल सदिश यानी कि डी वेक्टर एस की। अब ये प्लस क्यू आवेश बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इस विद्युत क्षेत्र वेक्टर E की दिशा ये भी होगी बाहर की ओर। हमने आपको ट्रिक बताई थी कि किसी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस क्यू आवेश से बाहर की ओर, प्लस क्यू आवेश से दूर। और अगर ये माइनस क्यू आवेश होता तो विद्युत क्षेत्र वेक्टर E की दिशा होती अंदर की ओर, यानी कि माइनस क्यू आवेश की ओर। तो चूंकि ये प्लस क्यू आवेश है तो बिंदु P पर इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र वेक्टर E की दिशा होगी बाहर की ओर, यानी कि वेक्टर E और डी वेक्टर S दोनों की दिशाएं हो गई समान। अर्थात वेक्टर E और डी वेक्टर S यानी कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य बनने वाला कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही दिशाओं में हैं। अतः इस सूत्र से इस पूरे गॉसीय पृष्ठ S से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स फाई E बराबर हो जाएगा, लगाओ सूत्र वाला, सरफेस इंटीग्रल E ds कॉज थीटा, और थीटा का मतलब है वेक्टर E और डी वेक्टर S के मध्य बनने वाला कोण। और यहां कितना आएगा? 0 डिग्री, कॉज 0 डिग्री। और सारा हिंदुस्तान जानता है कि कॉस 0 की वैल्यू 1, तो कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1। फाई E बराबर सरफेस इंटीग्रल E ds कॉस 0 की वैल्यू 1 रख दी, ठीक है। फिर आपको मालूम है कि जो भी होता है नीतांक उसे आप समाकल संकेत के बाहर कर देते हैं। तो यहां पर E अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये रहेगी कांस्टेंट, नीतांक। ऐसा क्यों? क्योंकि इस प्लस क्यू आवेश के द्वारा पृष्ठ के सारे बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक जैसी होगी, क्योंकि प्लस क्यू आवेश से इस पृष्ठ के सारे बिंदुओं की दूरी इसकी सारे बिंदुओं की दूरियां कैसी होंगी? बराबर होंगी। कितनी होगी? r होगी। इसलिए प्लस क्यू आवेश के द्वारा पृष्ठ के सारे बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक जैसी होगी, यानी कि E हो गया नीतांक। तो E को कर दो समाकल के बाहर, तो E कर दिया हमने बाहर, तो बचा पृष्ठीय समाकल ds। और एक बात कहना भूल गए, हमने आपसे कहा था कि अगर पृष्ठ होगा बंद तो ये संकेत लगेगा। क्या कहा था? पृष्ठ होगा बंद तो ये संकेत लगेगा, और ये संकेत क्या दर्शाता है? कि पृष्ठ बंद है। और चूंकि गोला एक बंद पृष्ठ है इसलिए यहां पर भी ये संकेत लगा दें। इसका मतलब होगा कि पृष्ठ एक बंद पृष्ठ है। चल फिर आगे बढ़े। सरफेस इंटीग्रल ds का तात्पर्य होगा ऐसे समस्त अल्पांशों के क्षेत्रफलों का योग, ठीक है। तो पृष्ठीय समाकल ds का अर्थ होगा ऐसे समस्त अल्पांशों के क्षेत्रफलों का योग, और आप ऐसे सारे अल्पांशों के क्षेत्रफलों को आपस में जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा पूरे गोले का क्षेत्रफल। और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? याद किया था 7वीं क्लास में, 4 पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, गोले का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो पृष्ठीय समाकल ds का मतलब पूरे गोले का क्षेत्रफल, और पूरे गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। यहां पर मान रख दो।
तो पृष्ठीय समाकल ds का मतलब पूरे गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। इसको दिया समीकरण नंबर 1। तो 1 में आपने क्या किया, समीकरण 1 में आपने इस गॉसी पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात किया सरफेस इंटीग्रल टीडीएस कॉस थीटा से। अब लगाएंगे गॉस प्रमेय और गॉस प्रमेय से इस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 के बाद की स्टेप हम यहां कर रहे हैं, ये आपको समझाने के लिए लिखा था, मिटाते नहीं इसको। किंतु गॉस प्रमेय से, तो गॉस प्रमेय से इस पूरे गोले से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत पढ़ाया था, इसको समझाया था। उम्मीद करते हैं आप वीडियो देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे अच्छे से। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करो। ये भी फाई का मान, ये भी फाई का मान, दोनों के बाएं पक्ष हैं बराबर, तो दाहिने पक्ष भी होंगे बराबर। तुलना कर लो। तो समीकरण 1 व 2 से, तो यहां पर फाई का मान कितना है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और यहां पर फाई का मान कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों के दाहिने पक्ष को बराबर ले लिया क्योंकि दोनों के बाएं पक्ष बराबर है। यहां से मान निकालो E का। इसके लिए 4 पाई आर स्क्वायर से करेंगे तिर्यक भाग, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 में आकर आपने बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो ये प्लस Q आवेश बिंदु P पर जो तीव्रता उत्पन्न करेगा वो बता रहा है समीकरण नंबर 3, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अपने को तो कूलाम का नियम सिद्ध करना है, तो इसके लिए खो जाओ कल्पना में। अगर आप कल्पना करें कि बिंदु P पर आपने रखा है परीक्षण आवेश Q नॉट। ठीक, तो कल्पना करें कि बिंदु P पर रखा है आपने परीक्षण आवेश Q नॉट। फिर से बोल दें, चैप्टर क्या है, स्थिर विद्युत। तो स्थिर विद्युत चैप्टर में जिस आवेश की सहायता से आप कोई निरीक्षण या परीक्षण यानी कि टेस्ट करते हैं उसे कहते हैं परीक्षण आवेश, और इसे दर्शाते हैं Q नॉट से, और इसे सदैव मानते हैं धनात्मक। इंग्लिश में कहते हैं इसको टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो याद रखना परीक्षण आवेश का मतलब है चूहा। क्या, चूहा। जैसे वैज्ञानिक लोग सारे निरीक्षण परीक्षण टेस्ट किसमें करते हैं, चूहे में करते हैं। ऐसी स्थिर विद्युत में जो भी परीक्षण निरीक्षण टेस्ट करना हो उसके लिए लेते हैं परीक्षण आवेश Q नॉट। ठीक है, तो जैसे बायोलॉजी वाले परीक्षण के लिए टेस्ट के लिए चूहे का उपयोग करते हैं, वैसे ही स्थिर विद्युत में इस्तेमाल करते हैं परीक्षण आवेश Q नॉट का। तो परीक्षण आवेश Q नॉट का मतलब चूहा, हंसना नहीं। तो बिंदु P पर आपने तीव्रता निकाल ली समीकरण 3 में। अब अगर आप कल्पना करें कि बिंदु P पर आपने रखा है परीक्षण आवेश Q नॉट, तो चूंकि बिंदु P पर तीव्रता कितनी है, E, इसलिए विद्युत क्षेत्र के द्वारा परीक्षण आवेश Q नॉट पर जो लगने वाला बल है वो जाएगा F बराबर Q नॉट इंटू E। क्योंकि ये पॉइंट आपको हम बता चुके हैं, लगातार वीडियो देख रहे होंगे आप, उसमें आपको पॉइंट लिखवाया था कि किसी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E और उस बिंदु पर आप रखोगे परीक्षण आवेश Q नॉट को, तो परीक्षण आवेश Q नॉट पर विद्युत क्षेत्र जो बल लगाएगा उस बल का मान होता है F बराबर Q नॉट इंटू E। तो यहाँ पर वाक्य लिखना पड़ेगा कि यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नॉट को रखा जाए तो Q नॉट पर लगने वाला बल, जो नोट्स भेजेंगे उसमें यह वाक्य लिखा रहेगा, आप नोट कर लेना। लगने वाला बल F बराबर होगा Q नॉट इंटू E। और बढ़िया समीकरण 3 से E का मान उठाकर यहां रख दो। ठीक, E का मान समीकरण 3 से यहां पर रख दो। रखें और रखते हैं E के स्थान पर, E के स्थान पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या बचा, Q नॉट। क्या बचा, Q नॉट। इसका मतलब प्लस Q और Q नॉट के मध्य, प्लस Q और Q नॉट के मध्य लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही है कूलाम का नियम। ठीक है,
यही है कूलाम का नियम कि Q1 और Q2 दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 R²। यही है कूलाम का नियम। यहाँ डायलॉग मार देंगे, मन को शांति पहुंचेगी कि यही कूलाम का नियम है, सिद्ध हो गया। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 12 बोर्ड में कई बार आया है। ठीक है, चल वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, आपके हाथ में तो है सब। ठीक, अब कम बात करते हुए बताते हैं फटाफट दूसरा अनुप्रयोग। ये पहला हो गया, बोर्ड एग्जाम में आता है 4 या 5 नंबर का। ठीक, तो दूसरा अनुप्रयोग ये स्टेप्स हम मिटाते नहीं है, तो ये दूसरे अनुप्रयोग में लगभग यही स्टेप्स होंगी। तो गॉस प्रमेय का दूसरा उपयोग है आवेशित सुचालक, आवेशित सुचालक गोलीय कोश, आवेशित सुचालक गोली कोश। गोली कोश का मतलब खोखला गोला। तो आवेशित सुचालक गोली कोश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक। दूसरा अनुप्रयोग क्या है, पढ़ लो। आवेशित सुचालक, सुचालक का मतलब हो गया धात्विक, जितनी भी धातु है सब विद्युत की सुचालक है। आवेशित सुचालक गोली कोश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक, यह तीसरा अनुप्रयोग। करते हैं स्टार्ट। तो मान लीजिए ये एक खोखला धातु का गोला है, ये खोखला धातु का गोला है। धातु का मतलब सुचालक और खोखला का मतलब कोश। तो मान लीजिए ये धातु का एक खोखला गोला है, इसका केंद्र है O, केंद्र है इसका O, और इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। ठीक, तो ये है धातु का खोखला गोला, इसका केंद्र है O और इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। अब सदैव याद रखिएगा, जब भी आप सुचालकों को यानी कि धातुओं को जब भी आप आवेश देते हैं तो वह आवेश धातु के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अंदर आवेश कभी नहीं आता, अंदर आवेश कभी नहीं आता। जितनी भी सुचालक है कॉपर सिल्वर गोल्ड, उनको जब भी आप आवेश देंगे तो सारा आवेश रहता है उनके पृष्ठ पर, अंदर आवेश नहीं आता। तो ये भी सुचालक गोला है। तो जब इस सुचालक गोले को आप +Q आवेश दोगे, कितना आवेश दोगे +Q, तो ये दिया गया +Q आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब मान लीजिए हमने गोले को दिया +Q आवेश, तो ये +Q आवेश इसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, फैल जाएगा, एक जैसा बिल्कुल एक समान फैल जाएगा। अब यहां पर हम लोग इस आवेशित खोखले गोले के द्वारा तीन स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तीन स्थितियां इस प्रकार से, गोले के बाहर तीव्रता निकालेंगे और गोले के पृष्ठ पर तीव्रता निकालेंगे और गोले के अंदर तीव्रता निकालेंगे। इसका मतलब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग आवेशित खोखले गोले के द्वारा तीन केसेस में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे, गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के अंदर। तो अब सबसे पहले हम तीव्रता निकालने जा रहे हैं गोले के बाहर, आउटसाइड। ठीक, तो मान लीजिए, ठीक है, ये पहला केस है। तीव्रता कहां निकालने जा रहे हैं, गोले के बाहर। तो मान लीजिए इस आवेशित धात्विक गोले के केंद्र O से गोले के बाहर R दूरी पर यह है बिंदु P।
यह है प्रेक्षण बिंदु P, जहां पर आपको तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो माना इस धात्विक गोले के केंद्रों से गोले के बाहर स्मॉल r दूरी पर यह है प्रेक्षण बिंदु P, जहां पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है। और किसकी सहायता से ज्ञात करनी है तीव्रता? गॉस प्रमेय की सहायता से ज्ञात करनी है। तो भाई गॉस प्रमेय लगाने से पहले हमको गॉसीय पृष्ठ खींचना पड़ेगा पेन या पेंसिल से। गॉसी पृष्ठ का मतलब जिसमें गॉस का प्रमेय लग जाए। ठीक, तो अब क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? तो हमने क्या किया, इस बिंदु O को केंद्र मानते हुए स्मॉल r त्रिज्या वाला हमने एक गोला खींचा। हमने एक गोला खींचा, बढ़िया लाल लाल गोला। देखा, पेन थोड़ा सा खराब नहीं है, पेन तो एकदम नया ब्रांड न्यू पेन है, लेकिन नया पेन ऐसे होता है। हाँ, फिर हमने एक गोला खींचा, ये अपने पेन से खींचा है। धातु का गोला तो ये है अंदर वाला ब्लैक वाला, ये है धातु का गोला। और ये जो हमने लाल वाला गोला खींचा है अपने पेन से, ये काम करेगा गॉसी पृष्ठ की भांति। नाम दिया इसको S। ठीक, तो S यानी कि ये बाहर वाला गोला, लाल वाला गोला, ये काम करेगा यहाँ गॉसी पृष्ठ की भांति। क्यों? क्योंकि गॉसी पृष्ठ में दो विशेषताएं होती हैं, एक तो वो बंद पृष्ठ होना चाहिए और अंदर आवेश होना चाहिए सममित स्थिति में, यानी कि ऐसी स्थिति में कि आवेश के द्वारा गॉसी पृष्ठ के सारे बिंदुओं पर तीव्रता एक जैसी है। तो ये जो खींचा गया गोला S है, ये तो हो गया बंद पृष्ठ। और ये जो आवेशित गोला है, तो देखिए इन आवेशों से खींचे गए गॉसी पृष्ठ के सारे बिंदुओं की दूरियां कैसी है? बराबर। यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी सब जगह दूरियां कैसी है? बराबर। इसका मतलब आवेशित गोले के द्वारा इस खींचे गए गोले S के सारे बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी एक जैसी। यानी कि खींचा गया लाल लाल गोला, लाल लाल गोला काम करेगा गॉसी पृष्ठ की भांति। चलिए भाई, गॉसी पृष्ठ बन चुका है। कौन सा वाला है? ब्लैक वाला कि रेड वाला? रेड वाला गॉसी पृष्ठ है। ब्लैक वाला तो धातु का आवेशित गोला है। ठीक है, अब क्या करेंगे? वही करेंगे जो सुन चुके हो 4 बार। इस गॉसी पृष्ठ S से बद्ध विद्युत फ्लक्स सबसे पहले निकालोगे सरफेस इंटीग्रल ईडीएस cos थीटा से, जो आएगा समीकरण नंबर 1 दोगे। फिर फ्लक्स निकालोगे गॉस प्रमेय से, समीकरण नंबर 2 दोगे, 1 और 2 की तुलना कर लोगे, काम खत्म हो जाएगा। चलो, तो अब इस डायलॉग वापस लेते हैं। अब हमने क्या किया, वही पहले जैसे बिंदु P को घेरे हुए, पहले जैसे बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना की। और यहां पर क्षेत्रफल सदिश यानी कि डी वेक्टर S की दिशा कैसी होगी? पृष्ठ के लंबवत एंगल 90 और कैसी? बाहर की ओर। और गोले में आवेश कैसा है? धनात्मक। इसलिए आवेशित गोला बिंदु P पर जो बिंदु क्षेत्र उत्पन्न करेगा उसकी दिशा में कैसी होगी? बाहर की ओर। इसका मतलब पहले जैसे यहां पर भी वेक्टर E और डी वेक्टर S के मध्य कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री। अतः इस सूत्र से संपूर्ण गोले S से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर सरफेस इंटीग्रल ईडीएस cos 0, पहले जैसे cos 0 की वैल्यू 1, इसलिए हमने इसको मिटाया नहीं था, cos 0 की वैल्यू 1 रख दी। यहां पहुंच गए, ई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। फिर सरफेस इंटीग्रल डीएस का मतलब होगा लाल वाले गोले के यानी कि गॉसी पृष्ठ के सारे अल्पांशों के क्षेत्रफलों का योग। और ऐसे सारे अल्पांशों के क्षेत्रफलों को आपस में जोड़ोगे तो मिल जाएगा पूरे लाल वाले गोले का क्षेत्रफल। यानी कितना? यहां पर हमने देखा नहीं सोचता है। हाँ, यानी कि सरफेस इंटीग्रल डीएस का मान कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देख लेना पहले क्या लिखा था। हाँ, तो सरफेस इंटीग्रल डीएस का मतलब ऐसे समस्त अल्पांशों के क्षेत्रफलों का योगफल, और सारे अल्पांशों के क्षेत्रों का अपन जोड़ोगे तो मिल जाएगा पूरे गोले का क्षेत्रफल। और पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस इंटीग्रल डीएस के स्थान पर 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 दिया। समझ गया ना? ये फिर से बोलते हैं, क्या पढ़ोगे इसको? सरफेस इंटीग्रल डीएस, इसका तात्पर्य क्या होगा? ऐसे सारे अल्पांशों के क्षेत्रफलों का योग, और सारे अल्पांशों के क्षेत्रफलों को आपस में जोड़ोगे तो मिल जाएगा पूरे
गॉसी पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल, और गोले का कुल क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। तो यहाँ रख दिया 4πr², समीकरण नंबर 1। फिर वापस यहाँ आ जाए, किंतु गॉस प्रमेय से फाई बराबर Q/ε0, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लो, दोनों के बाएं पक्ष बराबर तो दाहिने पक्ष भी होंगे बराबर, दोनों के दाहिने पक्ष ले लिए बराबर, और यहां से ई का मान निकाल लिया, इसके लिए 4πr² कर दिया क्रियक भाग, और समीकरण नंबर 3 ये आ गया तीव्रता के लिए व्यंजक। समीकरण नंबर 3 ये आ गया आवेशित गोले के बाहर, ठीक है, ये व्यंजक है, ये किस बात के लिए आया है, आवेशित गोले के बाहर सेंटर से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 1/4πε0 Q/r²। चलो बाहर तीव्रता निकाल ली। अब निकालेंगे गोले के पृष्ठ पर, ठीक है, इस टॉपिक में 3 केसेस हैं। अब तीव्रता कहां निकालेंगे, गोले के पृष्ठ पर, जो आवेशित गोला था ना ब्लैक वाला, अब इसके पृष्ठ पर निकालेंगे तीव्रता। चलो इसको मिटा दें। हाँ, तो अब निकालते हैं आवेशित गोले के पृष्ठ पर तीव्रता। तो अगर प्रेक्षण बिंदु P, प्रेक्षण बिंदु का मतलब जहां तीव्रता निकालनी है, वो अगर एग्जैक्ट होगा आवेशित गोले के पृष्ठ पर, तब ये जो दूरी स्मॉल r है, ये जो दूरी थी स्मॉल r, अब इक्वल जाएगी कैपिटल R की, ठीक है ना। तो अगर प्रेक्षण बिंदु एग्जैक्ट रहेगा आवेशित गोले के पृष्ठ पर, तो दूरी स्मॉल r का मान किसके बराबर हो जाएगा, आवेशित गोले की त्रिज्या कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। इसलिए समीकरण 3 में स्मॉल r के स्थान पर क्या रखते हैं, कैपिटल R, ठीक है। तो आप गोले के पृष्ठ पर, तो इस स्थिति में स्मॉल r बराबर क्या होगा, कैपिटल R, खेल खत्म होने वाला है। अतः समीकरण 3 से, यह है समीकरण 3, स्मॉल r के स्थान पर क्या रख दो, कैपिटल R रख दो। इस समीकरण 3 से E बराबर 1/4π, बता देता हूं क्या करना। समीकरण 3 से E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन स्मॉल r के स्थान पर कैपिटल R। खेल खत्म। यह आ गया आवेशित गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समीकरण नंबर 4। अब थर्ड केस, तीसरा केस, अब तीव्रता निकालेंगे गोले के भीतर, ठीक है। तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं गोले के भीतर। ये जो धातु का आवेशित गोला है, इसके अंदर, इसके भीतर निकालते हैं तीव्रता। तो भाई अगर आप आवेशित गोले के भीतर किसी बिंदु P पर निकालने आओगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु P पर निकालने आओगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस बिंदु P को लेते हुए आप यहां खींचोगे गॉसी पृष्ठ, क्या खींचोगे, गॉसीय पृष्ठ। तो इस गॉसी पृष्ठ के अंदर आवेश Q की मात्रा कितनी रहेगी, 0। इस गॉसी पृष्ठ के भीतर आवेश की मात्रा कितनी रहेगी, 0, क्योंकि ये जो धात्विक गोला है, इसको दिया गया सारा आवेश कहां पर है, इस धात्विक गोले के पृष्ठ पर है, अंदर तो कोई आवेश है ही नहीं। तो अगर बिंदु P जो कि आवेशित गोले के अंदर है, इसके लिए अगर आप गॉसी पृष्ठ खींचोगे, तो इसके लिए खींचे गए गॉसी पृष्ठ के अंदर भीतर आवेश की मात्रा Q का मान कितना होगा, 0, क्योंकि इस धात्विक गोले को दिया गया सारा आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर है, अंदर कोई आवेश नहीं है। तो यहां पर आप Q का मान कितना लोगे, 0। तो तीव्रता भी कितनी आएगी, 0, ठीक है। तो गोले के भीतर Q बराबर 0, अतः यहां Q का मान रखोगे 0, तो तीव्रता ही का मान कितना आएगा, 0। समीकरण नंबर 5। तो आवेशित गोले के अंदर सारे बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि विद्युत क्षेत्र की शक्ति कितनी रहेगी, 0, 0। समीकरण नंबर 5, ठीक है। तो आवेशित गोले के अंदर, सुन लो कान खोल के, तो आवेशित गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहेगी, 0। पृष्ठ पर तीव्रता कितनी आई, 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R², जहां कैपिटल R आवेशित गोले की त्रिज्या है, और गोले के बाहर सेंटर से स्मॉल r दूरी पर तीव्रता आई समीकरण 3 में 1/4πε0 Q अपॉन R², ठीक है। तो ये तीव्रता आई गोले के बाहर, ये आई गोले के पृष्ठ पर, और ये गोले के अंदर। तो अब कान खोल के सुन लो, किसी भी आवेशित गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहेगी, 0। और ये कथन
केवल आवश्यक गोले के लिए नहीं है। जितने भी सुचालक हैं, चाहे वो घन आकार का हो, चाहे घनाभ आकार का हो या बेलनाकार हो, जितने भी आवश्यक सुचालक हैं उनके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 0। ये सूत्र, ये कथन केवल गोले के लिए लागू नहीं होता। ठीक है, तो चाहे सुचालक गोला हो, चाहे सुचालक घन हो, चाहे सुचालक घनाभ हो, चाहे सुचालक बेलन हो, सबके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि विद्युत क्षेत्र की शक्ति कितनी होती है? 0, 0। समझ लिया? और इसी बात पर 12 बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर के लिए। क्वेश्चन आता है 2 नंबर के लिए। क्या क्वेश्चन आता है बताते हैं। तो 2 नंबर का क्वेश्चन ये आता है, ठीक, कि आप बढ़िया, ठीक है, आप बढ़िया अपनी कार लेकर कौन सा मॉडल पसंद है? ऑडी चलेगी? चल जाएगी। हाँ, तो आप बढ़िया अपनी ऑडी लेकर तूफानी रात में चले जा रहे हैं। ठीक, जोर जोर से बादल गड़गड़ा रहे हैं, चम 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 बिजली चमक रही है, यानी कि बिजली गिरने की संभावना है। बिल्कुल ही संभावना है कि बिजली गिर जाएगी, हम पे नहीं, आप पर। तो आप क्या करेंगे? ये क्वेश्चन आता है कि आप बढ़िया कार लेकर जा रहे हैं और बिजली गिरने की संभावना है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो कार से निकलकर बरगद के झाड़ के नीचे खड़े मत हो जाना, ऐसा मत करेंगे। बिजली जल्दी गिरती, झाड़ भी गिरती, तो आप क्या करेंगे? कार के अंदर ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, कार की खिड़कियां बंद करके आप कार के भीतर ही रहेंगे। और अगर बाय द वे खुदा ना खास्ता अगर बिजली गिरती है, तो जो भी जितना भी आवेश है वो कार के पृष्ठ पर रहेगा, कार के रहेगा बाह्य पृष्ठ पर, कार के अंदर आवेश नहीं आएगा। अतः आपको, यानी कि कार के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहेगी? 0, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, आपको विद्युत का झटका नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या आंसर है कि आप कार के अंदर ही बैठेंगे, कार से बाहर नहीं निकलेंगे, खिड़कियां वगैरह उसकी बंद कर देंगे। ठीक है, अच्छा, फिर क्वेश्चन आता है कि किसी धात्विक पिंजरे के अंदर, क्वेश्चन आता है 2 नंबर का 12 बोर्ड में, किसी धात्विक पिंजरे के अंदर किसी बंदर को आप बंद कर दो। ठीक, एक बंदर पिंजरे के अंदर, बंदर गोली मारो, उसी को परेशान करती है। तो आप में से किसी को अगर बंद कर दे, नाम नहीं लेते किसको बंद कर दे, मन में सोचते किसको बंद करना है। ठीक है, तो आप ही को अगर पिंजरे के अंदर बंद कर दे और उस पिंजरे को आवेश दे, ठीक, तो अगर पिंजरे के अंदर बंद हो बंदर और पिंजरे को आप देंगे आवेश, तो क्या उस बंदर को विद्युत के झटके लगेंगे? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि धात्विक पिंजरे के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 0। ठीक, अब गॉस प्रमेय के 2 अनुप्रयोग और बचे हैं। आज 2 हो गए, कल की क्लास में जाएंगे 2, और चैप्टर नंबर 1 अपना पूर्णता समाप्त जाएगा। फिर चलेंगे चैप्टर नंबर 2 की ओर। ठीक है, और इस उम्मीद के साथ कि आप रोज वीडियो को रिवाइंड कर करके सुनते होंगे और उसके बाद जो नोट्स लेते हैं उसको आप नोट कर लेते होंगे, बैटरी लिख कर, और बिल्कुल पूर्णतः तैयार कर लेते होंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक, पक्का पक्का। तो मिलते हैं अपन लोग कल और चैप्टर करते हैं खत्म। ठीक, ओके ओके, बाय बाय।